गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी गेट सीई चैनल। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं सर्वेइंग इंजीनियरिंग की मेरे साथ। अपन लोगों ने ये जो सर्वेइंग की जो क्लासेस स्टार्ट करी थी वो गेट और ईएससी 2021 के लिए अपन लोगों ने क्लासेस स्टार्ट करी थी। अपन लोगों ने इसमें बहुत ही सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए थे, क्वेश्चंस भी अपन लोगों ने सॉल्व किए हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ स्पेशल क्लास अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपना पिछला टॉपिक को ही अपन आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे और नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे अपन आज की क्लास में। सबसे पहले जो बच्चे आज की क्लास में नए जुड़े हों, सबसे पहले उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे। इस चैनल पर आप लोगों को, चाहे आप लोग गेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे ईएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग एसएससी या जेई की तैयारी कर रहे हो, आप सबको, ठीक है, आप सबको सारी ही बैचेस यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेड्यूल भी आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले अपन आज का अपना जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपन फोटोग्रामेट्री, ठीक है, को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, जिसमें मैंने आप लोगों को पिछली क्लास भी ली थी। जो बच्चों ने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सर्विंग की क्लासेस नितेश सर के नाम से आप लोग जब सर्च करेंगे तो आप लोगों को मेरे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे। सारी क्लासेस आप लोग वहां से ले सकते हैं। डाउट्स होते हैं आप लोग तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर मुझे पिन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में दूंगा, ठीक है। और नया जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो है एस्ट्रोनॉमी। कह सकते हैं एडवांस सर्वेइंग का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है, अपन लोग जानते हैं कि जिसका रिलेशन एज ए सिविल इंजीनियर से भी ज्यादा मैं कहता हूँ डे टू डे लाइफ में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। सीजन का वेरिएशंस हैं, आप लोगों के ईयर के कैलकुलेशंस हैं, डिस्टेंसेस के कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसके एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं अपन लोग। अपन लोग भी सिविल इंजीनियर के हिसाब से अपन लोगों को भी एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एडवांस सर्विंग में अपन लोगों के काम आती है, ठीक है। तो इसको अपन आज पढ़ेंगे। शेड्यूल मैं आप लोगों को साथ बता दूं, जो बच्चे आज नए जुड़े हों, गेट और ईएससी के जो बैच है आप लोगों का इंग्लिश मीडियम में। बहुत से बच्चे जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ तो पूछते हैं कि सर इंग्लिश में आप बताइए, हिंदी में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंग्लिश मीडियम में सारे सब्जेक्ट आप लोगों के इंग्लिश मीडियम में जो चल रहे हैं वो सुबह चलेंगे। सारे सब्जेक्ट इस बैच में भी कवर होंगे, जो आप लोगों का 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक सुबह है। हिंदी मीडियम के जो बैचेज हैं वो आप लोगों के 7 से 10 बजे तक हैं, जिसमें आप मेरे साथ अभी सर्विंग पढ़ रहे हैं। आरएसएम एसएसबी की जो वैकेंसी राजस्थान में निकली है, जहां पर आप लोगों के जेईएन की जो वैकेंसी निकली है, उसके लिए भी आप लोगों का बैच जो है इस चैनल पर चल रहा है, ठीक है। जिसकी टाइमिंग है आप लोगों की 4 से लेके 7 बजे तक, ठीक है। अभी जो सब्जेक्ट उसमें कवर हो रहे हैं वो है आपके जियोटेक, बीएमसी और सर्वेइंग, ठीक है। ये जो बैच हैं ये एज अ क्रैश कोर्स है, और ये बैचेस आप लोगों के फुली आप लोगों के गेट और ईएससी के मीडियम के लिए चल रहे हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप लोगों के चल रहे हैं। चलिए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास फोटोग्रामेट्री की मेरी थी। फोटोग्रामेट्री की अपन ने मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई थी, किस तरीके से आप लोग वर्टिकल फोटोग्रामेट्री करते हैं, हॉरिजॉन्टल कैसे करते हैं, कैसे फोटोग्राफ्स आप लोगों को मिलते हैं, नेगेटिव क्या होता है। उन सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद मैं कह सकता हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आप लोगों के साथ यहाँ पर लिखना चाहूंगा। अपन उसको डिस्कस करेंगे ताकि कभी कोई क्वेश्चन अपन लोगों को मिले तो अपन उसको अच्छे से कर सकें, ठीक है। important definitions of photogrammetry। ये डेफिनेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि अगर आप लोगों को कोई सवाल आता है जिसमें आप लोगों को ये वर्ड्स आप लोगों के यूज हो रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए और उसके ऑप्शंस भी आप लोगों को सर्च करने में ईज होगा, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कैमरा एक्सेस की, कि व्हाट इज कैमरा एक्सेस। तो अपन लोग जानते हैं फोटोग्रामेट्री में अपन लोग हाई रिजोल्यूशंस के आप लोग कैमरास यूज करते हैं, जिससे मैं कह सकता हूँ आप लोगों को जो फोटोज मिलते हैं उनको अपन एज अ मैप यूज करते हैं कि उस एरिया की सारी डिटेल्स मुझे उस फोटो के थ्रू मिल जाती है। तो कैमरा एक्सेस क्या होता है? इट इज अ लाइन जॉइनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल पॉइंट में यहां पर कह देता हूं। प्रिंसिपल पॉइंट मैंने आप लोगों को मेरे पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि ये आप एक तरीके से जैसे जब प्लेन टेबल करते हैं और अपने इंस्ट्रूमेंट के लोकेशन को मार्क करते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल पॉइंट को मैं देख सकता हूँ कि उसके रिस्पेक्ट में मेरा जो फोटोज है वो मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल पॉइंट एंड फोकल पॉइंट
ठीक है। तो लाइन ज्वाइनिंग द प्रिंसिपल पॉइंट एंड फोकल पॉइंट इज नोन एज कैमरा एक्सिस। ये मेरा कैमरा एक्सिस कहलाता है। बात करें पिक्चर प्लेन क्या कहलाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट वन इज पिक्चर प्लेन। तो आप लोग कह सकते हैं जो आप लोगों का पॉजिटिव फोटोग्राफ होता है, पॉजिटिव फोटोग्राफ on which image are in same direction, image are in same direction as of object। आप लोगों को जब मैंने क्लास ली थी पिछली, मैंने आप लोगों को बताया था नेगेटिव आप लोगों को मिलता है, पॉजिटिव फोटोग्राफ मिलता है। पुराने ज़माने में जब अपन यूज़ करा करते थे कैमरेज, तो एक रील भी आप लोगों को मिला करती थी जिसको अपन नेगेटिव्स कहा करते थे। उन नेगेटिव्स की मदद से मैं कह सकता हूँ मेरे जो फोटोज थे वो बना करते थे। ठीक है। अब थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हुआ, रिजोल्यूशन वगैरह कैमरे के चेंजेस हुए, तो अब नेगेटिव अपन लोगों को नहीं मिलते हैं। लेकिन अपन लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसा प्लेन ज़रूर होगा जिस पर वो फोटो जो मैं देख पा रहा हूँ, जो मेरा कैमरे के लेंस देख पा रहे हैं, उसको कहीं पर ना कहीं पर वो क्या कर रहा है, छाप रहा है। यानी वो प्रिंट होकर अपन को मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उसकी इमेज जो बन रही है उसको मैं नेगेटिव यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। और जहां पर वो जो प्लेन आप लोगों का सेम डायरेक्शन में है वो मेरा पॉजिटिव कहलाएगा। ठीक है। तो पिक्चर प्लेन, पॉजिटिव फोटोग्राफ ऑन विच इमेज आर इन सेम डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। बात करें अपन लोग यहाँ पर नेगेटिव, नेगेटिव प्लेन। तो यहां पर मैं कह सकता हूं when the image is inverted, आप लोगों को इन्वर्टेड इमेज आप लोगों की नेगेटिव में मिलेगी। ठीक है। इसी तरीके से जो आप लोग कैमरा यूज कर रहे हैं उसका फोकल लेंथ होगी। ठीक है। दैट इज फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट, ठीक है, टू प्रिंसिपल पॉइंट। प्रिंसिपल पॉइंट से लेकर फोकल पॉइंट तक की डिस्टेंस को आप लोग फोकल लेंथ कह रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला आप लोग मैं कह सकता हूँ इनिशियल जो आप लोगों की अपन साइंस पढ़ते थे, फोकल डिस्टेंसेस वगैरह, वहां पर भी अपन ने ऑप्टिक्स में इस फॉर्मूले को देखा गया। ठीक है। प्रिंसिपल पॉइंट की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, पूछी भी जा सकती है कई बार। प्रिंसिपल पॉइंट की डेफिनेशन में आप लोग क्लियरली मेंशन करेंगे, इट इज अ इंटरसेक्शन, it is a intersection of two axes on the photograph, on the photograph। ठीक है। I can also say intersection of camera axis, camera axis and principal line। ठीक है। प्रिंसिपल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस और जो आप लोगों का कैमरा एक्सिस है, उन दोनों का मैं कह दूं आप लोगों को जो इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोगों को मिलता है वो मेरा प्रिंसिपल पॉइंट मेरा वहां पर कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है आप लोगों की डेफिनेशन, उसमें अपन लोग लिखेंगे प्रिंसिपल प्लेन के लिए कि व्हाट इज प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन की बात की जाए तो द लाइन, ठीक है, प्लेन containing camera axis and प्रिंसिपल लाइन और आप लोगों की कैमरा एक्सिस जिस प्लेन में आ रहा है वो मेरा प्रिंसिपल प्लेन आप लोगों का कहलाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अपन लोगों ने यहाँ पर देखी हैं। इसके बाद अपन लोग देखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों को मैंने हॉरिजॉन्टल में बताया था किस तरीके से आप लोग निकालते हैं टेन थीटा वगैरह की वैल्यू, हॉरिजॉन्टल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका था। अब आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा किस तरीके से अपन लोग फोकल लेंथ ऑफ कैमरा को
कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा। पिछले जो मेरा लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि आप किस तरीके से वैल्यूज को निकालेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कैमरा इन फोटोग्रामेट्री। ठीक है, ये टॉपिक खत्म करने के बाद अपन आज का जो टॉपिक है अपना आप लोगों का एस्ट्रोनॉमी, उसको भी अपन स्टार्ट करेंगे। पहले अपन इस टॉपिक को खत्म कर लेते हैं, जो जो मेरे पास पॉइंट्स रह गए थे पिछली क्लास में। तो मेरे को फोकल लेंथ मुझे निकालनी है मेरे कैमरा की। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मान लेता हूं ये आप लोगों का ए पॉइंट है, दिस इज माई बी पॉइंट। ठीक है, ये सी पॉइंट है जिससे मैं कैमरे की मदद से आप लोगों का जो फोटो है वो ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा कह सकता हूँ आप लोगों का फोकल, आप लोगों की लेंथ जो है, इस पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं अपन B1, दिस इज माई B1 पॉइंट, दिस इज माई A1 पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस जो होगा ये है XA, और ये डिस्टेंस जो मेरे पास है दिस इज XB। एंगल जो आप लोगों के बन रहे हैं दिस इज अल्फा A एंगल एंड दिस इज अल्फा B। ठीक है, तो ये मेरे पास कंडीशन है। तो इसके लिए यहाँ पर पॉइंट्स अपन लिख देते हैं। क्या करना है अपन को, वी विल टेक टू पॉइंट्स, एक्चुअली we will take 2 points on the ground। ठीक है, A and B, measure total horizontal angle between A and B at a third point C। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, C पे मेरे कैमरा को रख के मैंने A और B पॉइंट जो मेरे ग्राउंड पे है, जिसकी मुझे फोटोज चाहिए थी, मैंने उनको लोकेट कर लिया। फोटोज जब मैंने ली तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको मैंने क्या कर लिया है, हॉरिजॉन्टल एंगल को मैंने मेजर कर लिया। ठीक है, और फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपने कैमरा को C पे सेटअप करूंगा और फोटोज लूंगा मैं A और आप लोगों के B की। ठीक है, उन फोटोज को लेने के बाद, ठीक है, फोटोज ली है मैंने C पर रख के, मैं कह सकता हूं कि वी विल मेजर XA एंड XB ऑन दी फोटोग्राफ पर जो आप लोगों को डिस्टेंसेस आए हैं मैं उनको मेजर करूंगा, और मैं देख सकता हूं कि मेरे पास 10 अल्फा A जो होगा, ठीक है, वो मेरा XA अपॉन फोकल लेंथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं कह सकता हूँ C से लेके जो डिस्टेंस है आप लोगों का, दिस इज माई F। ठीक है, तो 10 अल्फा A आप लोगों का XA अपॉन आप लोगों को कह सकते हैं F आ जाएगा। इसी तरीके से 10 अल्फा B भी निकाल सकता हूँ। 10 अल्फा B क्या हो जाएगा, XB अपॉन F हो जाएगा। ठीक है, 10 थीटा की अगर मैं बात करूंगी, थीटा आप लोगों के पास क्या आएगा, तो थीटा अपन लोगों का ये कह दूं ये पूरा एंगल है। ठीक है, दिस इज माई थीटा एंगल। तो 10 थीटा मेरे पास कितने निकल कर आ जाएगा, 10, दिस इज अल्फा A प्लस अल्फा B। इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। इसको फर्दर सॉल्व करके मैं लिख सकता हूँ, दिस इज 10 अल्फा A प्लस 10 अल्फा B डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 अल्फा A 10 अल्फा B। ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैंने इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा है। 10 अल्फा की वैल्यू मेरे पास XA अपॉन F है, 10 बीटा की वैल्यू मेरे पास XB अपॉन F है, उसको भी मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्या ड्राइव होकर आ जाएगा, XA अपॉन F, ठीक है, प्लस XB अपॉन F डिवाइडेड बाई 1 माइनस XA अपॉन F इंटू XB अपॉन F। ये फॉर्मूला मेरे पास मैं कह सकता हूँ निकल कर आ जाएगा। फर्दर जब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास टेन थीटा जो बचेगा, वो अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ वो मेरे पास आएगा F
एक्स ए प्लस एक्स बी डिवाइडेड बाई एफ स्क्वायर माइनस एक्स ए एक्स बी। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या आ गया है, टेन थीटा की वैल्यू आ गई है मेरे पास। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू आ गई है, तो मैं यहाँ से जो मेरा एफ है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोग फोकल लेंथ आप लोग इस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं। क्या हो जाएगा मेरे पास, एफ स्क्वायर एक्स ए एक्स बी, दिस विल बी इक्वल्स टू एफ एक्स ए प्लस एक्स बी बाई टेन थीटा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। मैं कह सकता हूँ इस एफ को जब आप लोग जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास टर्म आ जाएगी एफ स्क्वायर माइनस एक्स ए एक्स बी अपॉन एफ, और इसमें यहाँ पर मुझे बच जाएगा एक्स ए प्लस एक्स बी टेन थीटा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करके आप लोग इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ले जाता हूँ, आप एफ की जो वैल्यू है वो यहाँ से अपन लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मेरे को यहाँ पर क्लियर हो गई है कि मैं इसको यहाँ पर कर सकता हूँ। अब बात करेंगे अपन लोग एरियल फोटोग्राफी की। ये मैंने आप लोगों से बात करी है, मैं कह दूं हॉरिजॉन्टल की मैं यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहा था। एरियल फोटोग्राफी मैंने आप लोगों को समझाया था, जब मैं किसी ग्राउंड के पास से जब मैं फोटोज ले रहा था तो वो मेरा क्या कहला रहा था, टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफी कहला रहा था। ग्राउंड सरफेस पर रख के कैमरा को जब मैंने फोटोज ली, लेकिन वहां पर भी मैं देखता हूँ कि मुझे कुछ कह दूं कि एलिवेशंस के पॉइंट को ही वहां पर कंसीडर करना पड़ता है। एरियल फोटोग्राफी में मैं अपने एयरक्राफ्ट, ड्रोन या फिर आप लोगों के जो आप लोगों के हेलीकॉप्टर्स वगैरह की मदद से मैं कुछ डिस्टेंस ग्राउंड से ऊपर जाकर मैं वहां पर फोटोज लेता हूँ। ठीक है, जो फोटोज मैं एरियल फोटोग्राफी के थ्रू ले रहा हूँ, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं एरियल फोटोग्राफी की, एरियल फोटोग्रामेट्री कह देते हैं इसको अपन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एरियल फोटोग्रामेट्री। ठीक है, आई कैन से photographs are taken from I can say from aircraft or I can say drone। ठीक है, above the ground, above the ground, वो मेरे एरियल आप लोगों की फोटोग्रामेट्री कहला रही है। उसमें आप लोगों के पास मैंने बताया था दो टर्म आती हैं, एक आप लोगों का होता है वर्टिकल फोटोग्राफ। ठीक है, वर्टिकल फोटोग्राफ अब मैंने आपको बताया था जब आप लोगों का कैमरा एक्सिस जो होगा वो वर्टिकल रहेगा। इट इज इफ कैमरा एक्सिस इज वर्टिकल, तो वहां पर मैंने बात की थी आप लोगों के वर्टिकल फोटोग्राफ की। और दूसरा आप लोगों के पास आता है टिल्टेड। ठीक है, टिल्टेड फोटोग्राफ, या फिर मैं इसको दूसरा नाम भी दे सकता हूं, ऑब्लिक फोटोग्राफ। ठीक है, टिल्टेड फोटोग्राफ या फिर आई कैन से ऑब्लिक। इसमें मैं कह सकता हूं जो मेरा कैमरा एक्सिस होगा, कैमरा एक्सिस इट इज inclined to some angle, कैमरा एक्सिस इज inclined। बात करूं आप लोगों की कि ऑब्लिसिटी जो होती है वो आप लोगों की दो चीजें उसमें हो सकती हैं, एक हाई ऑब्लिक हो सकता है आप लोगों का, और एक मेरे पास हो सकता है लो। ठीक है, ये कैसे अपन डिफाइन करेंगे, मैं कह दूं इफ स्काई इज विजिबल, if sky is visible in a photograph। ठीक है, वो मेरा क्या कहलाएगा, आप लोगों का हाई ऑब्लिक कहलाएगा। और लो ऑब्लिक क्या होगा, इफ स्काई इज नॉट विजिबल। ठीक है, यानी हॉरिजन है वो मेरे को नहीं मिल रहा है। और मैं कह सकता हूं ये दोनों जो मेरे ऑब्लिसिटी मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये मेरे टेरेस्ट्रियल में आप लोगों के काउंट होंगे। टेरेस्ट्रियल के लिए हाई और लो ऑब्लिक की मैंने आप लोगों से यहाँ पर ये बात कही है। ठीक है,
कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर भी अपनी आती हैं जिनको अपन लोग जान लेते हैं। एक आता है आपके पास एक्सपोजर स्टेशन, कि व्हाट इज एक्सपोजर स्टेशन। ठीक है, तो एक्सपोजर स्टेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो इसकी डेफिनेशन अपन लोग लिखेंगे। ठीक है, फ्रॉम वेयर द फोटोग्राफ, ठीक है, हैव बीन टेकन। जहां से मैं फोटोग्राफ, जिस पॉइंट से, जिस लोकेशन से मैं अपने फोटोग्राफ्स ले रहा हूं, वो मेरा एक्सपोजर स्टेशन कहलाता है। ठीक है, एक टर्म आप लोगों के पास आती है फ्लाइट हाइट। ठीक है, फ्लाइट हाइट या फ्लाइंग हाइट, यानी कितने ऊपर आप लोगों का जो एयरक्राफ्ट है जिससे आप लोग फोटो ले रहे हैं वो कितनी हाइट पर है, वो मेरी क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी। मैं कह सकता हूं इसको हाइट ऑफ कैमरा। ठीक है, फ्रॉम, मैं अपने डेटम को मान लेता हूं MSL यानी मीन सी लेवल से आप लोगों का कैमरा कितनी हाइट पे है, दैट इज फ्लाइंग हाइट। ठीक है, एक होता है आप लोगों के पास फ्लाइट लाइन। फ्लाइट लाइन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसकी डेफिनेशंस आप लोगों को लिखनी है। अलोंग विच विद द एयरप्लेन विल बी फ्लाइंग, यानी किस लाइन के, मतलब मैं कह सकता हूं किस पाथ के थ्रू, किस लाइन के थ्रू मेरा एयरक्राफ्ट जो फ्लाई कर रहा है वो मेरी फ्लाइट लाइन कहलाती है। अलोंग विच आई कैन से एरोप्लेन, एयरक्राफ्ट, जो भी आप लोग कहें इसको, विल बी फ्लाइंग, वो मेरा फ्लाइट लाइन आप लोगों का कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लोगों ने बात की है एरियल फोटोग्राफी की। अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर कि जो स्केल जो होता है अपना, ठीक है, स्केल को अपन लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, स्केल अपन लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना है। उसके लिए आप लोग देखेंगे कि अपन इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं उस चीज को, कि स्केल क्या होगा। जैसे अपन लोगों ने मेजरमेंट के टाइम पे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि लीनियर मेजरमेंट अपन लोग करते हैं, ऐसे ही आप लोग क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट हो गया, फिर आप लोगों ने एंगुलर मेजरमेंट किए, तो वहां पर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अपन लोगों ने यूज किए। तो मैं कह सकता हूँ जब मैंने अपने मैप्स को बनाया, जब मैंने अपनी ड्राइंग्स को बनाया, तो कुछ स्केल मैंने यूज किए थे जिस पर क्वेश्चंस भी अपने आते हैं। यहाँ पर भी कोई ना कोई तो स्केल यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि जो बहुत बड़ा एरिया मुझे उस कैमरे ने दिखाया और जो मुझे फोटो मिला वो काफी डायमेंशन में क्या हो गया मेरे पास, मैं कह सकता हूँ वो मेरे पास छोटे डायमेंशन में मुझे मिला है। तो कुछ ना कुछ स्केल जो है वो मैंने वहां पर क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, तो उस स्केल को, यानी मेरे ग्राउंड में कितना बड़ा एरिया था कह दूं, और आप लोगों के पास कितना एरिया जो है वो आप लोगों को मिला है, वो मेरा क्या कहलाएगा, स्केल कहलाएगा। तो स्केल क्या होता है, डिफाइन करते हैं अपन लोग। ठीक है, यहां पर अपन लोग कहेंगे स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ, वर्टिकल फोटोग्राफ क्या हो जाएगा मेरे पास, स्केल, स्केल हो जाएगा आपके पास, स्केल विल बी इक्वल्स टू स्केल ऑफ फोटोग्राफ, आप इसको कह सकते हैं। जितना आपका मैप पे डिस्टेंस है, मैप डिस्टेंस शुड बी डिवाइडेड बाय आप लोगों का ग्राउंड डिस्टेंस। ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा, स्केल ऑफ फोटोग्राफ आप लोगों का कहलाएगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से निकालते हैं वो भी अपन लोग देखेंगे आगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से अपन इसको फाइंड आउट करते हैं, जिसके लिए एक डायग्राम आप लोग देखें। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्केल ऑफ द वर्टिकल, ठीक है, मैं कह सकता हूँ वर्टिकल फोटोग्राफ। तो इस यहाँ पर एक फिगर आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, ये कह दूं कि ये मेरे पास कोई हिली एरिया था। ठीक है, जहां पर मुझे इसका कह दूं मैप मुझे प्रिपेयर करना था या मुझे इसकी डिटेल्स लेनी थी, तो मैंने फोटोओं को लिया है। तो द स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑन द फोटो। ठीक है, मैं उसको फोटो कह सकता हूँ, उसको मैप कह सकता हूँ, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर मुझे मैप्स भी प्रिपेयर करने हैं, वो भी मुझे फोटो के ही रूप में मिल रहे हैं। तो रेशियो किस चीज का हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ द फोटो टू द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द आप लोगों के ग्राउंड। कितना फोटो पे डिस्टेंस आ रहा है,
और ग्राउंड पे कितना आ रहा है, ठीक है। तो जो n पॉइंट है मेरे इसमें वो मैंने पर्सपेक्टिव सेंटर मान लिया है मेरा। h जो है आप लोगों का, दिस इज h, मैं मान रहा हूँ कि इस हाइट पर मेरा फ्लाइट जो है वो आप लोगों की फ्लाई कर रही है, तो इट इज अ फ्लाइंग हाइट ऑफ अ कैमरा। स्मॉल f आप लोगों की फोकल लेंथ है कैमरा की, और जो स्मॉल h है इट इज अ हाइट ऑफ ग्राउंड अबव द मीन सी लेवल, यानी ये जो पहाड़ी है मेरी, ये मेरी मीन सी लेवल से स्मॉल h हाइट पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग कह सकते हैं कि जब मैंने इससे लिया तो ये मेरे पास रेज मुझे मिली है फोटोज की, और ये मेरी क्या थी, फोकल लेंथ थी f, स्मॉल f, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट, इसको मैंने V से मार्क कर दिया, ये पॉइंट मेरे पास आ जाएगा B। हाइट B से लेकर इस पॉइंट तक N तक कितनी हो जाएगी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो मैं क्या करूंगा, एक B के परपेंडिकुलर डालूंगा जो मेरी NV जो है आप लोगों का, ठीक है। B के यानी दिस, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, कह सकता हूँ ये मेरे NK के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है, ठीक है। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाला और सिमिलर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई है NVB और NKB में, NVB और मैं कह सकता हूँ NKB। तो ये दोनों क्या होंगे मेरे, मैं कह दूं सिमिलर ट्राइंगल है। सिमिलर अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है तो मैं यहाँ पर इजीली कह सकता हूँ कि जो मेरा डिस्टेंस है VB, ठीक है, VB ये वाला डिस्टेंस हो गया, KB ये हो गया, इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा, NV ये वाला डिस्टेंस और NK ये वाला डिस्टेंस के बराबर होगा। और ये जो मैं कह सकता हूँ NV है मेरे पास, ये स्मॉल f यानी फोकल लेंथ के बराबर है। और बात करी जाए आप लोगों के NK की, ठीक है, NK डिस्टेंस है मेरा दिस वन डिस्टेंस, और ये मेरा कैपिटल H माइनस स्मॉल h के बराबर है, जहां से ये मैंने आप लोगों की सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये निकाला है। तो मैं कह सकता हूं जो मेरे पास स्केल ऑफ फोटोग्राफ आएगा वो फोकल लेंथ अपॉन h माइनस स्मॉल h के बराबर आ जाएगा, ठीक है। जब मेरे कोई भी हिली एरिया मेरे पास था तो मैं कह सकता हूँ स्केल ऑफ फोटोग्राफ इन अ वर्टिकल फोटोग्राफ इज फोकल लेंथ डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ लाइट माइनस हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द MSL, ठीक है। बात करें कि यदि मान लीजिए वहां पर पहाड़ी नहीं थी तो वहां पर मैं कह सकता हूं कि मेरा फ्लैट ग्राउंड था। फ्लैट ग्राउंड था तो उस केस में अपन लोग किस तरीके से उसको देखें, किस तरीके से मैं कह दूं कि आप लोग उसको निकालेंगे, उसके लिए अपन देखते हैं। मान के चलता हूं कि ये मेरा कोई फ्लैट ग्राउंड था, तो फ्लैट ग्राउंड में अपन लोग किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। तो इफ द टेरेन इज परफेक्टली फ्लैट और प्लेन एट अ मीन सी लेवल, यानी स्मॉल h मेरे पास क्या हो गया है, 0 हो गया है, जो मेरी वहां उस केस में पहाड़ी की जो हाइट आ रही थी, इस केस में वो मेरी क्या है, 0 है, ठीक है। तो स्केल ऑफ फोटोग्राफ क्या हो जाएगा मेरा, f अपॉन h, क्योंकि स्मॉल h 0 हो गया, तो f अपॉन h मेरे पास ये चीज निकल कर आ गई है। तो यहां से मुझे पता पड़ रहा है कि द स्केल ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ ओवर अ फ्लैट टेरेन इज अ रेशियो ऑफ फोटो डिस्टेंस, ठीक है, टू द ग्राउंड डिस्टेंस, जो मैंने आप लोगों के साथ अभी स्केल ऑफ फोटोग्राफ डिस्कस किया था, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन आई कैन से फोटो स्केल एंड मैप स्केल क्या हो जाएगा, फोटो स्केल अपॉन मैप स्केल अपन लोग कह सकते हैं फोटो डिस्टेंस अपॉन मैप डिस्टेंस, एक ये मेरे पास रिलेशन निकल कर आ जाता है। कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आप लोगों का इस रिलेशन पर पूछा भी जा सकता है, तो आप लोग याद रखें कि फोटो स्केल अपॉन मैप स्केल शुड बी इक्वल्स टू फोटो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय मैप डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां तक अपन लोगों ने बात की आप लोगों के साथ स्केल की, कि किस तरीके से आप लोग स्केल को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं, एक टर्म आप लोगों के पास आती है जिसको अपन लोग कहते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। और मैं कह सकता हूं कि काफी ज्यादा पूछे जाने वाला भी आप लोगों के पास ये क्वेश्चन है। क्या होगा, मान लीजिए कि वो मेरा प्रिंसिपल पॉइंट था, यहां से मैंने कोई फोटो लेनी चाहिए, ठीक है। फोटो जिस चीज की मैं लेना चाह रहा हूं, ठीक है, उसको अपन देख लेते हैं। ये पॉइंट मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ मेंशन कर देता हूँ, दिस इज A1, दिस इज A, ये मेरी हाइट है उस ऑब्जेक्ट की H, ये डिस्टेंस है मेरा R, ठीक है।
तो यहाँ से मैंने उसको पर्टिकुलरली जब साइट किया, फोटोज का मेरे आया है एंगल, ठीक है, वो इस टाइप से आया है। और ये मेरा प्लेन बन रहा है फोटो का, ठीक है। तो ये दो एक्सिस जहाँ पर क्रॉस सेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पर आप लोगों को ये क्रॉस सेक्शन देखने को मिल रहा है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो आप लोग देखेंगे कि एक आप लोगों की जो लाइन ऑफ साइट है वो कुछ इस प्रकार से आप लोगों की जा रही है, ठीक है, A1 से मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे देखने को एक चीज मिलेगी कि आप लोगों का ये जो फोटोज पर जो मेरा आना था, इसका ऑर्थोग्राफिक जो सेंटर है वो फोटो पर आकर चेंज हो गया है, ठीक है। तो जो ए नॉट मैंने आप लोगों को ये डिस्टेंस शो किया है, दिस डिस्टेंस, ठीक है, ए नॉट, ये मेरा क्या कहलाता है, जो मेरा फोटो पर जो ऑर्थोग्राफिक पोजीशन थे ग्राउंड के, वो फोटोज पर आने के बाद कुछ मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेस हो चुके हैं अपनी जगह से, उसी को मैंने यहाँ पर नाम दिया है, डिनोट किया है स्मॉल डी से, और नाम दिया है उसको रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दिया है? रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये चीज मेरे को यहाँ पर समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यदि मैं कह दूं ये मेरी टोटल हाइट थी h, यानी हाइट ऑफ फ्लाइट, तो ये जो हाइट मेरी है, जो मैं ऑब्जेक्ट की फोटो ले रहा हूँ, ये कितनी बचती है अपने पास? ये होती है मेरे पास कैपिटल H माइनस H के बराबर, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने आप लोगों को r बता दिया है, ठीक है। ये जो आप लोगों का डिस्टेंस रहेगा, कह दूं ये r है आप लोगों का, और ये डिस्टेंस जो है मेरे पास, ये r नॉट है। तो इसका भी एक छोटी सी डेरिवेशन होती है, उसको अपन लोग देख लेते हैं। क्या डेरिवेशन आती है मेरे पास, आप लोग देखेंगे r नॉट, आर मैं इसको लिख लेता हूँ, आर ए ले लेता हूँ इसको, दिस इज आर ए, ये जो डिस्टेंस है। तो आर ए अपॉन फोकल लेंथ की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ एफ, तो फोकल लेंथ मेरा डिस्टेंस हो जाएगा जहां से मैंने फोटो ली है और जहां पर वो मुझे एक्सेस मिल रहा है, दिस इज माई स्मॉल एफ। तो आर ए अपॉन एफ, दिस शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल आर अपॉन एच, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर पता पड़ रही है। तो मेरे पास आर नॉट की जो आर ए की या आर नॉट की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ जाएगी एफ आर अपॉन एच, ठीक है। इस एफ को कंफ्यूज ना हो, अपन इस तरीके से भी बना लेते हैं। तो ये मेरे पास आर नॉट की आप लोगों के पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। मैं कह सकता हूं कि आर अपॉन एफ जो वैल्यू है वो मेरी आर अपॉन एच माइनस एच के बराबर भी है, ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है मैं कह दूं, और यहां से इस वाले रिलेशन से जो मेरे पास आर आ रहा है, मैं छोटे वाले की बात कर रहा हूं इसकी, ठीक है। यहां से जो मेरे को आर मिल रहा है वो मेरे को कितना मिलेगा, वो मिलेगा मेरे को आर एफ अपॉन एच माइनस एच, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी, ठीक है। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरे पास फिगर में? रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट मेरे पास है स्मॉल डी, और जो कितना है आर माइनस आर नॉट या आर ए से जो मैंने शो किया था वो एक ही है। तो आर माइनस आर नॉट मेरे पास स्मॉल डी की वैल्यू है, दो डिस्प्लेसमेंट मुझे देखने को मिला। आर अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया, दैट इज एफ आर अपॉन एच माइनस स्मॉल एच है, और आर नॉट मेरे पास एफ आर अपॉन एच है। तो कह दूं डी अगर मैं निकालूं तो एफ आर कॉमन ले लेता हूं, तो 1/h माइनस 1/h आप लोगों के पास आ जाएगा। फर्दर इसको अगर आप लोग और सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेता हूं, तो मेरे पास बच जाएगा h माइनस एच इंटू एच, एच माइनस एच प्लस एच, ठीक है। h से h कैंसिल हो गया मेरा, तो मेरे पास बच गया एफ आर स्मॉल h आई कैन से, और यहाँ पर हो गया h माइनस एच इंटू एच, ठीक है। तो ये चीज जब मेरे पास निकल कर आई है, ठीक है, ये मेरे पास क्या निकल कर आया है, डी की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पर मिली है। तो मैं कह दूं आप लोगों को, इसको टर्म को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, दिस इज डी इज द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डी से अपन लोग इसको शो करते हैं,
ठीक है। तो आर की जो मेरी वैल्यू थी आप लोगों ने देखा था, ठीक है, आर की वैल्यू मेरे को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, आर मेरे पास था कितना, एफ आर अपॉन एच माइनस एच, यानी एफ आर, दिस एफ आर अपॉन एच माइनस एच को मैं क्या शो कर दूं, आर शो कर देता हूँ। तो ये एच बच जाएगा मेरे पास और एक कैपिटल एच बच जाएगा। तो डी क्यू कई बार इस तरीके से भी आप लोगों को दिखाया जाता है। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। जो भी आप लोगों को वैल्यू दी हो आप लोगों को उसके हिसाब से क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो दिस इज माय रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो टॉपिक था वो अपन लोगों ने खत्म किया है फोटोग्रामेट्री को। अब अपन लोग अपना जो नया टॉपिक है दैट इज एस्ट्रोनॉमी, उसको अपन लोग स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि एडवांस सर्वेइंग में एस्ट्रोनॉमी का क्या रोल है, किस तरीके से उसको अपन करते हैं। ये सारी चीजों की अपन बात करेंगे आज के लेक्चर में, जो कि है आप लोगों का एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी में देखते हैं क्या क्या चीजें अपन लोगों को पढ़नी है। चलिए तो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, फील्ड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी होता क्या है? एस्ट्रोनॉमी की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो मैं कह सकता हूं द स्टडी ऑफ स्पेस, द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, ये आप लोगों का क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, ठीक है। आई कैन से द स्टडी ऑफ celestial bodies like I can say stars, ठीक है, I can say planets, galaxy, यूनिवर्स। अल्टीमेटली मैं किसकी बात करूं, यूनिवर्स पे आ जाता हूं, इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। वो मेरा एस्ट्रोनॉमी कहला रहा है। अपन लोगों को यहाँ पर जो पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी, वहां पर अपन लोगों को लैटिट्यूड किसी भी चीज का, लॉन्गिट्यूड किसी पॉइंट का, ये सारी जो चीजें होती हैं वो अपन लोगों को डिटरमाइन करनी होती है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि मुझे एस्ट्रोनॉमी जो है मैं उसका चैप्टर को पढ़ रहा हूँ। मुझे किसी भी पॉइंट का लैटिट्यूड चाहिए, उसका कोई स्टार है, अगर मैं सैटेलाइट लॉन्च करना चाह रहा हूँ वहां पर मुझे इसकी स्टडी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। इन सारी चीजों को देखते हुए ही अपन लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई को एज अ एडवांस सर्वेइंग में करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अपन लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन लोग डिस्कस करेंगे एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या आप लोगों को एज अ गेट या फिर किसी एग्जाम के पर्पज से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कौन कौन सी उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोगों के पास आती हैं, कौन कौन से डेफिनेशंस आप लोगों के पास आती हैं, वन बाय वन अपन उनको डिस्कस करेंगे। चलो बढ़ते हैं अपन आगे। तो अगर बात करें एस्ट्रोनॉमी, तो एस्ट्रोनॉमी कौन कर रहा है, मैं कह सकता हूँ एस्ट्रोनॉमर्स इस स्टडी को कर रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर जो है, जो प्रिंसिपल जो फॉलो करते हैं, वो प्रिंसिपल्स होते हैं आप लोगों के पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, ठीक है। इन दोनों के जो फंडामेंटल्स जो हैं वो आप लोग अपने यूनिवर्स में लगाते हैं। चाहे यूनिवर्स में आप स्टडी करें सन की, मून की, प्लैनेट्स की, स्टार की, किसी की भी, वो सारी चीज़ों के जो आप लोगों के फंडामेंटल्स हैं यानी फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, वो आप लोग एज अ एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोनॉमी की स्टडी में अपन यूज करते हैं, ठीक है। बात करी जाए निकोलस कॉपरनिकस की, तो ये मैं कह सकता हूँ ये अपने फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने अपन को सन के बारे में बताया, ना कि अर्थ के बारे में। उन्होंने ही कहा था कि जो मेरा सन है वो मेरे सोलर सिस्टम के सेंटर पर है, ठीक है। ये इन्होंने कहा था निकोलस कॉपरनिकस ने, ठीक है, कि जो इन्होंने स्टडी ऑफ मैं कह सकता हूँ मेरे को सन दिया था और कहा था कि सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम में आप लोगों का सन जो है वो रहता है। एक अनदर नेम जो कि इस मैं कह दूं कि इन मतलब इस स्टडी का काफी नोन नेम है, आप लोगों ने बहुत बार सुना भी है, दैट इज गैलीलियो गैलीली, ठीक है। उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के मैं कह दूं कि वो एक तरीके से जनक क्यों कहा जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टेलीस्कोप बनाया था, ठीक है। और उन्होंने प्रूफ किया था कि जो निकोलस कॉपरनिकस ने कहा वो बात सही थी, और उन्होंने अपने टेलीस्कोप के थ्रू इस चीज को प्रूफ किया कि वो जो उन्होंने थ्योरी दी कि भाई सन जो है सोलर सिस्टम के बीचों बीच है, वो थ्योरी सही है, ठीक है। तो गैलीलियो गैली का भी
मैं कह दूं कि एस्ट्रोनॉमी में अपन लोग उनको मान सकते हैं कि उन्होंने फर्स्ट स्टेप रखा एस्ट्रोनॉमी के लिए, ठीक है। प्लैनेट्स की स्टडी के लिए उन्होंने टेलीस्कोप बनाकर अपन को पहला टूल दिया। दूसरा आप लोगों के पास पॉइंट है, दैट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर की मैं अगर बात करी जाए, आप लोग लाइट ईयर एक बहुत कॉमन सा टर्म है, आप लोग जानते हैं कि ये आप लोगों की अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन अपन लोगों को पता होना चाहिए कि लाइट ईयर जो है, ठीक है, उसको अपन लोग किस तरीके से डिफाइन करा जाए, ठीक है। ऐसे अपन डिफाइन तो उसको कर सकते हैं कि भाई जो मेरी दूरी है, कि भाई इट इज अ डिस्टेंस मेजरमेंट, आई कैन से यूनिट, ठीक है। लेकिन है क्या ये? तो it is a light year is defined as the distance of photon would travel in a free space and infinitely far from the gravitational and magnetic field in 1 Julian year, ठीक है। 1 Julian year यानी 365.25 days, ठीक है, of 86400 second each. तो light I can say light year is used to measure the distance, ठीक है, क्योंकि इट इज द फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। ये मेरे पास इस यूनिवर्स की फास्टेस्ट आई कैन से ट्रैवल करने वाली एक ऐसी यूनिट है। तो यहां से लेकर अपन लोगों के अर्थ से लेकर जितने भी प्लैनेट्स हैं अपने पास, वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूरी पर हैं। तो मैं और कोई यूनिट वहां पर यूज नहीं कर सकता था। ऐसी यूनिट को मुझे यूज करना पड़ेगा कि जिसको मैं इजीली समझ पाऊं और जिसका मैं कह दूं कि उस दूरी को तय करने के लिए या फिर उसको समझने के लिए मैंने लाइट ईयर को ही यूज किया, क्योंकि डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा थे। तो लाइट ईयर आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये एक डिस्टेंस मेजरिंग यूनिट की तरीके से काम करती है, ठीक है। डिस्टेंस बताती है अपनी अर्थ से सन का, ठीक है। और एक फोटोन जो ट्रैवल कर सकता है फ्री स्पेस और इन्फिनिटली फार फ्रॉम द एनी ग्रेविटेशनल या फिर मैग्नेटिक फील्ड ना लग रहा हो उस पर, और वो कितनी स्पीड से मूव कर सकता है, वो आप लोगों का लाइट ईयर कहलाता है, ठीक है। चलिए बात करें अब अपन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का क्या बेस है, इसके बाद अपन लोग ये थोड़ा सा बेसिक मैं कह दूं बेसिक आइडिया के लिए है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ पाए कि इन चीजों को जो अपन पढ़ेंगे कि भाई सेलेस्टियल स्फीयर क्या होता है और ये सारी चीजें क्या होती हैं, उनको अपन कैसे देखते हैं। तो बात करूं आप लोगों से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज अ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी अर्थ से लेके सन तक का जो डिस्टेंस है मेरा, वो कितना है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है उसने एक बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंस को, जो अपन अपने सोलर सिस्टम्स में यूज करेंगे, उसको बहुत ज्यादा मैनेजेबल कर दिया। यानी उसने कितनी बड़ी यूनिट हो गई वो, कि भाई उसने अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस बता दिया। तो अब सन से और भी जो प्लैनेट्स हैं जो बहुत दूरी पर हैं, उनको भी मैं इजीली मैनेजेबल तरीके से बता सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करने से वो मेरे पास आ गए या दूर चले गए, लेकिन ऐसा डिस्टेंस जो मैं लिख पाऊं, जो मैं किसी को बता पाऊं, वो मेरे लिए मैनेजेबल हो जाता है, ठीक है। तो कह दूं कि जो भी आप लोगों के अर्थ के पास है, जो भी प्लैनेट हैं, स्टार्स हैं, जो भी आप लोगों के पास हेवनली बॉडीज अर्थ के पास हैं, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि वो मेरे अ फ्रैक्शन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ठीक है। यानी वो एक यूनिट तो मेरे पास सनी है, यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में तो जो आसपास चीजें हैं वो मेरे कुछ फ्रैक्शंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाएंगी, ठीक है। एनीथिंग फर्दर अवे इज अ मल्टीपल ऑफ आई कैन से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से भी मेरे पास ज्यादा दूर हो जाएगा तो वो मैं मल्टीपल में चला जाऊंगा, एक, डेढ़, दो, तीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी वो मेरे से दूर होता चलेगा। तो सन से लेके जो मैं कह दूं आप लोगों का अर्थ तक का डिस्टेंस है, उसको आप लोगों ने यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है उसके तौर पर दिखाया हुआ है। अब अपन जानेंगे कि अपन लोगों को एज ए सिविल इंजीनियर अपन किन किन चीजों की स्टडी करते हैं इन आर मॉडर्न सर्वेइंग ऑफ टॉपिक एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। उसको अपन लोग यहाँ पर जानेंगे, देखते हैं अपन। तो जैसा कि आप लोगों के सामने एक अर्थ आप लोगों को मैंने दिखाई है, ताकि आप लोग इमेजिन कर पाए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्योंकि जो मैं डायग्राम्स आप लोगों को 2Ds में बनाऊंगा, वो उतना आप लोगों के कह सकता हूँ क्लियर नहीं हो पाएंगे उसमें फंडास। उन सब चीजों को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखा रहा हूँ
कि यदि ये मेरे पास अर्थ है मेरी, ठीक है, दिस इज माई अर्थ, और ये आप मैं मान सकता हूं कि ये ऑब्जर्वर है या कोई पर्सन है, तो इसके जस्ट ऊपर जहां पर आप लोगों को मैं कह दूं कि ये सेलेस्टियल स्फीयर जो आप लोगों को मिल रहा है, ये जो पॉइंट मेरा कहलाएगा, ये मेरा जेनिथ होता है। जस्ट इसके ब्लू जो पॉइंट होगा, ठीक है, वो मेरा एन यानी नादिर कहलाता है। इस तरीके से अपन लोग इसको शो करते हैं, दैट इज नादिर। ये अगर मैं कह दूं ये मेरा क्या है, सेलेस्टियल इक्वेटर है, जो मेरे मिड से कहीं पे अर्थ के पास हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है ब्लू लाइन से, ठीक है। ये मेरा हॉरिजॉन कहलाएगा, ठीक है, जो मेरा हॉरिजॉन्टल जो मेरा सर्कल बन रहा है पूरा, ये मेरा हॉरिजॉन कहलाएगा। ये मेरे नॉर्थ पोल मैं कह दूं, दिस इज माय नॉर्थ पोल एंड दिस विल विन बाई माय साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ पोल इस तरीके से अपन लोगों को वहां पर दिखेंगे। तो देखते हैं कि जब अपन इसकी स्टडी करेंगे तो अपन लोग जब डायग्राम आप लोगों को बनाने होते हैं तो अपन इसको किस फॉर्म में दिखाते हैं। तो आपके सामने एक आ रहा है, एक डायग्राम आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ठीक है, यू विल स्टडी इट इज इन एस्ट्रोनॉमी, और कह सकते हैं अपन कि जो आप लोग इसकी स्टडी करेंगे वो कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पर आप लोग उसमें काम में लेंगे। दिस इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी की बात की जाए तो मैंने जैसा अभी आपको डायग्राम दिखाया था, दिस इज माई अर्थ, ठीक है, ये मेरा क्या बन रहा है, दिस इज माई सेलेस्टियल स्फीयर, जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, ठीक है। ऑब्जर्वर्स मेरिडियन, ये मेरी ऑब्जर्वर्स मेरिडियन कहलाएगी, ये मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पर है। इसके जस्ट अपर जो ऊपर जो पॉइंट होगा सेलेस्टियल स्फीयर पे, वो आप लोगों का जेनिथ है, जिसको मैंने जेड से शो कर रखा है। और बॉटम में मुझे क्या मिल रहा है, नादिर, जिसको मैंने एन से यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। कह दूं जब आप लोगों की अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर रोटेट करती रहती है, तो आप लोगों को अगर ये साउथ पॉइंट आ रहा है तो ये नॉर्थ होगा। रोटेशन के बाद इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। इफ दिस इज नॉर्थ देन दिस विल बी आर साउथ पॉइंट, ठीक है। आप लोगों का ये जो हॉरिजन बन रहा है नॉर्थ से साउथ तक जो पास हो रहा है, मैं कह सकता हूँ ये मेरा सेलेस्टियल हॉरिजन बन रहा है। जिस एक्सिस के अबाउट आप लोगों की अर्थ मूव कर रही है उसको मैंने यहाँ पर पीपी से शो कर रखा है। तो कुछ इस तरीके से मेरे को फिगर जो है मेरी एस्ट्रोनॉमी में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट मैं कह दूं डेफिनेशन जो यहाँ पर अपन लोग डिस्कस करेंगे, उसको अपन वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की, यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहले अपन बात करेंगे सेलेस्टियल स्फीयर की, कि सेलेस्टियल स्फीयर क्या होता है। सेलेस्टियल स्फीयर, ये डेफिनेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे पुटअप हो सकता है कि सेलेस्टियल स्फीयर क्या होता है, जहां पर आप लोगों को चुनना हो कि उसमें से बेस्ट डेफिनेशन को कौन सी डिफाइन कर रही है, या कौन सी सही या कौन सा गलत है, ठीक है। सेलेस्टियल स्फीयर की बात करें तो इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर ऑन विच all stars, all stars, planets, sun, other heavenly bodies like moon, ठीक है, are assumed are assumed to be projected, ठीक है, is called celestial sphere। यानी एक ऐसा स्फीयर जो कि मैं कह दूं कि कहीं ना कहीं थोड़ा इमेजिनरी है, ठीक है। इमेजिनरी के साथ साथ क्या है, वहां पर जितनी भी आप लोगों की हेवनली बॉडीज हैं, लाइक स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, सन हो गया, मून हो गया, वो सारे के सारे मैं मान के चलता हूँ कि मुझे उस स्फीयर पे मिल जाएंगे। भाई इमेजिनरी है तो मैंने मान चुका हूँ कि उस स्फीयर में ही मेरे सारे के सारे सारी चीजें आ चुकी हैं उस स्फीयर पे, तो वो मेरा सेलेस्टियल स्फीयर कहलाता है। पॉइंट बात करें जेनिथ की, जेनिथ क्या होता है मेरे पास, तो यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन अपन लोग ये मेंशन कर देते हैं जेनिथ की, ठीक है, कि जेनिथ क्या होगा। Zenith, a point exactly above the observer's
observer's position on celestial sphere is called zenith। जो मेरे ऑब्जर्वर के जस्ट एग्जैक्टली पॉइंट अबव है, जो मेरे सेलेस्टियल स्फीयर को मिला रहा हो, वो मेरा क्या कहला देगा, जेनिथ कहला देगा, और बॉटम पॉइंट जो होगा वो मेरा नादिर कहला देगा। ठीक है, दैट इज नादिर। तो आई कैन से द पॉइंट एग्जैक्टली below, ठीक है, below the observer position, ठीक है, position, ठीक है, और इट इज ऑन celestial sphere। इसी तरीके से अपन लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं जेनिथ नादिर लाइन। जो मेरी जेनिथ और नादिर से लाइन पास हो रही हो वो मेरी क्या कहला देगी, जेनिथ नादिर लाइन कहला देगी। तो इसको मैं सिर्फ आप लोगों को लिख देता हूं टर्म, जेनिथ नादिर लाइन। ठीक है, तो लाइन passes through zenith and नादिर, वो मेरी जेनिथ नादिर लाइन कहलाती है। ठीक है, अब इसमें मेन चीज जो है वो आप लोगों को ध्यान वाली देने वाली है कि ये जो लाइन होगी, दिस लाइन विल ऑल्सो पास, ठीक है, मैं यहां पर इसको लाइन पासेस विल ऑल्सो पास, आई कैन से फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, फ्रॉम ऑब्जर्वर एंड सेंटर ऑफ अर्थ। ये लाइन ऐसी लाइन होगी जो मेरे जेनिथ नादिर को मिला रही है, सेंटर ऑफ अर्थ से पास हो रही है, और मैं कह सकता हूं मेरा जो ऑब्जर्वर जिस पोजीशन पर खड़ा हुआ है उस पॉइंट से भी वो मेरी पास हो रही है। ठीक है, एक और टर्मिनोलॉजी आपके पास आती है सेलेस्टियल हॉरिजन। ठीक है, तो मैं सेलेस्टियल जो हॉरिजन है वो मैं कह सकता हूँ एक सर्कल के रूप में अपन उसको देखते हैं, एक ग्रेट सर्कल के रूप में देखते हैं, जो कि मेरा सेलेस्टियल स्फीयर पे मैं कह दूं कि मौजूद होता है। ठीक है, तो यहां पर अपन लोग डेफिनेशन देंगे सेलेस्टियल, आई कैन से हॉरिजन की, सेलेस्टियल हॉरिजन क्या डेफिनेशन आएगी इसकी, डेफिनेशन होगी अ ग्रेट सर्कल दैट हैव सेंटर, ठीक है, सेंटर सेम एज, आई कैन से, ठीक है, तो सेलेस्टियल हॉरिजन की बात कर रहे थे, तो ग्रेट सर्कल दैट हैव अ सेंटर, मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर दूंगा, दैट हैव अ सेंटर ऑन celestial sphere that is, I can say, perpendicular to zenith and nadir line, ठीक है, is called horizon। जेनिथ नादिर लाइन के जो हॉरिजॉन्टल आप लोगों को ग्रेट सर्कल मिल रहा है वो आप लोगों को क्या कहला रहा है, सेलेस्टियल हॉरिजन आप लोगों का वो कहला रहा है। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो सर्कल आप लोगों को मिलेगा ये परपेंडिकुलर आप लोगों को मिलता है कंपैरिजन टू, आई कैन से, जेनिथ नादिर लाइन। ठीक है, इसके लिए सिर्फ इतनी सी ही डेफिनेशन आप लोगों को लिखनी है। नेक्स्ट अब मैं बात करूं आप लोगों से जो ग्रेट सर्कल है उसकी क्या डेफिनेशन आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, द ग्रेट सर्कल ऑन, सिक्स्थ डेफिनेशन अपन लोग यहां पर मैं कह दूं ग्रेट सर्कल की देना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, उसमें अपन लोग सेंटर को मेंशन कर देते हैं। तो ग्रेट सर्कल
a great circle on, I can say, the great circle that have center same as center of sphere. स्फेयर के सेंटर के साथ जो आप लोगों का ग्रेट एक सर्कल बन रहा है उसको मैं ग्रेट सर्कल कह रहा हूँ. और ग्रेट सर्कल दैट हैव सेंटर सेम एज सेंटर ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल. उसको क्या कहेंगे अपन लोग? ग्रेट सर्कल यहाँ पर कहेंगे. आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि ये जो एस्ट्रोनॉमी है ये आप लोगों की बहुत ही ज्यादा विजुअलाइजेशन पर, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है. तो इस टॉपिक में सिर्फ मैं क्या कर सकता हूँ, उन चीजों को विजुअलाइज आप लोगों को अपने आप करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीजें एक्चुअल में देखना आप लोगों के लिए अभी पॉसिबल नहीं है. मैं कह सकता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये डेफिनेशंस भी एज इट इज आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, ताकि आप लोग आगे चल के कंफ्यूजन ना हो. जैसे ग्रेट सर्कल का मैंने आप लोगों को बताया कि ये एक ऐसा सर्कल है कि जो सेंटर जिनका सेम है स्फीयर का और ग्रेट सर्कल का. तो यहाँ पर एक टर्म आप लोग कह सकते हैं कि जो आप लोगों का रेडियस होगा, रेडियस ऑफ ग्रेट सर्कल, वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा? रेडियस ऑफ, आई कैन से, स्फीयर के बराबर, क्योंकि जब वो दोनों का सेंटर जो है वो आप लोगों का सेम है. कुछ इस तरीके से अपन को ये सेलेस्टियल स्फीयर पे कह दूं आप लोगों को जो दिखेगा, इस तरीके से आप लोगों को ये दिखता है. ठीक है, सेनेथ-नादर लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इस तरीके से आप लोगों को वहां पर वो नजर आएगा. नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो आप लोगों के पास है सेंसिबल हॉरिजन की. दिस इज सेंसिबल हॉरिजन. सेंसिबल हॉरिजन की अपन बात करें तो इट इज अ सर्कल, ठीक है, पैरेलल, इट इज अ सर्कल पैरेलल टू द horizon, parallel to the horizon that has center, ठीक है, as observer, that has center as observer points, I can say position, points and position is called sensible horizon. यानी एक सर्कल, ठीक है, जो कि आप लोगों का पैरेलल है आप लोगों के हॉरिजन से, और उसका जो सेंटर है वो मेरा क्या है, जहां पर वो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है वो उसका सेंटर है, वो आप लोगों का क्या कहला रहा है? सेंसिबल हॉरिजन आप लोगों का वो वहां पर कहला रहा है. ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता पड़ेगी सेंसिबल हॉरिजन कैसे होगा. छोटे से डायग्राम से अगर अपन लोग इसको समझना चाहें तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये मेरा सेलेस्टियल अगर स्फीयर है, ठीक है, ये मेरी अर्थ है, आई कैन से. तो आप लोगों को कह दूं कि जो सेंसिबल हॉरिजन होगी वो इस तरीके से आप लोगों को शो हो रही होगी. ठीक है, सेंटर जो होगा वहां पर आप लोगों को ऑब्जर्वर की पोजीशन आप लोगों की यहाँ पर मैं कह दूं आ जाएगी. ठीक है, और आप लोगों का जो नॉर्मल जो हॉरिजन है, ठीक है, वो आप लोगों को कहीं इस तरीके से मिल रहा होगा. ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हॉरिजन हो गया. ठीक है, मैं कह दूं कि मेरे पास जो दो के बीच में ये जो रेडियस मिला है आप लोगों को, दिस इज माई आर. ठीक है, ये आप लोगों का रेडियस है आप लोगों का, तो ये हाफ रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा. यहाँ पर इसको अगर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, ये डिस्टेंस हाफ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये मेरी सेंसिबल हॉरिजन हो जाएगी. डायग्राम से कह सकता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को ये क्लियर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इसका 3D डायग्राम जो है आप लोगों को उसमें ज़्यादा क्लियर होगा. तो जो मेरी कल की क्लास होगी उसमें मैं इन डायग्राम्स को ज़रूर आप लोगों को क्लियर कर दूंगा, आप लोगों की डेफिनेशन. तो डायग्राम अगर आप लोगों को आज की क्लास में समझ में नहीं आते हैं तो आप लोगों को वरिड होने की ज़रूरत नहीं है. कल की जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को एक डायग्राम के तौर पर ये पूरी एस्ट्रोनॉमी के जो अपन लोग डेफिनेशन आज लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज अपन डेफिनेशंस जो हैं वो तो कम से कम अपन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि
अपन लोगों को कल जो डायग्राम है उनसे वो चीज देखने में समझ में आती रहे। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा अपने पास डेफिनेशन, दैट इज ऑफ सेलेस्टियल इक्वेटर। ठीक है, सेलेस्टियल इक्वेटर क्या होता है? इट इज अ ग्रेट सर्कल, a great circle on celestial sphere, celestial sphere, celestial sphere, perpendicular to the axis of rotation, axis of rotation of अर्थ। जिस एक्सिस के अलोंग मेरी अर्थ जो मूव कर रही है, जैसे मान के चलते हैं ये मेरा एक्सिस है और इस एक्सिस के अलोंग ये मेरी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, उसके परपेंडिकुलर जो है आप लोगों का जो कि ग्रेट सर्कल बन रहा है, उसको आप लोग क्या कहेंगे? सेलेस्टियल इक्वेटर का आप लोग वहां पर उसको नाम देंगे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ये जो मेरे पास डेफिनेशन निकल कर आई है, इसको मैं कह सकता हूं इट इज अ लाइन जॉइनिंग पोल्स। ठीक है, क्या कर रही होगी ये लाइन? जो मेरे नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं उनको ज्वाइन कर रही है। ठीक है, लाइन जॉइनिंग पोल्स, ठीक है, इज कॉल्ड आप लोगों का सेलेस्टियल इक्वेटर वो कहलाएगा। एक टर्म आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज वर्टिकल सर्कल, और काफी बार ये इससे क्वेश्चन में पूछा जाता है। वर्टिकल सर्कल की आप लोगों को डेफिनेशन याद रखनी है कि वर्टिकल सर्कल क्या होता है। तो जितने भी आप लोगों के ग्रेट सर्कल हैं जो आप लोगों के जेनिथ और नादिर से जो आप लोगों के पास हो रहे हैं, वो आप लोगों के वर्टिकल सर्कल कहलाएंगे। ठीक है, जितने भी ग्रेट सर्कल जो जेनिथ और नादिर से पास हो रहे हैं वो मेरे क्या कहलाते हैं? वर्टिकल सर्कल्स कहलाते हैं। all those circle which passes ठीक है, I can say from zenith and nadir are called vertical circle। ठीक है, जैसे कि ये मेरी अर्थ है, मान के चलता हूं एक बार को, तो जेनिथ और नादिर से पॉइंट जो मेरे पास हो रहे हैं, ये नहीं दिख रहा होगा मेरे को, और एक मैं कह दूं कि मुझे दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे सर्कल हो सकते हैं जो यहाँ से पास कर रहे हो और एक डायरेक्शन में वो मुझे नहीं दिख रहे होंगे। ये सारे के सारे जो हैं आप लोगों के, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ माई अर्थ हो गया, पी, ये सारे सर्कल क्या कहलाएंगे आप लोगों के? वर्टिकल सर्कल्स कहलाएंगे। बात करते हैं अपन लोग ऑब्जर्वर्स मेरिडियन की। नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोगों के पास आती है ऑब्जर्वर्स मेरिडियन। ऑब्जर्वर्स मेरिडियन की बात करूं तो ये क्या होता है? इट इज अ वर्टिकल सर्कल passing through या from zenith and nadir, zenith and nadir आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जस्ट अबव द ऑब्जर्वर ऑन अ सेलेस्टियल स्फीयर जो पॉइंट होता है वो जेनिथ होता है, बॉटम में जो होता है वो मेरा नादिर होता है। ठीक है, तो वर्टिकल सर्कल पासिंग फ्रॉम जेनिथ, नादिर एंड ऑल्सो फ्रॉम पोल्स। ठीक है, पोल्स पॉइंट पोजीशन इज कॉल्ड ऑब्जर्वर मेरिडियन, is called observer मेरिडियन। ठीक है, वो मेरा क्या कहलाएगा? ऑब्जर्वर मेरिडियन कहलाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे पास, दैट इज प्राइम वर्टिकल की। व्हाट इज प्राइम वर्टिकल? ये सारी डेफिनेशन आप लोगों को एस्ट्रोनॉमी में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी आप लोगों से कही जाती है। तो दिस इज ऑल्सो एन अ सर्कल एंड वर्टिकल सर्कल परपेंडिकुलर टू ऑब्जर्वर्स मेरिडियन। ऑब्जर्वर मेरिडियन के
परपेंडिकुलर जो है वो मेरा प्राइम वर्टिकल होता है। क्वेश्चन आप लोगों से इसी तरीके से आएगा कि जो प्राइम वर्टिकल है वो क्या है, एक लाइन है, एक वर्टिकल सर्कल है, कि वो पैरेलल है ऑब्जर्वर मेरिडियन के, परपेंडिकुलर है, सेम प्लेन में है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कह दूं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं अगर ये डेफिनेशंस आप लोगों को याद होंगे तो आप लोगों को वो चीजें काफी इजीली होगी। ठीक है, डायरेक्शंस आप लोग जानते हैं, नॉर्थ और साउथ अपन लोग लेके चलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उस तरीके से अपन पूरी की पूरी एस्ट्रोनॉमी को वहां पर अपन लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप लोग नॉर्थ एंड साउथ पोल, ऐसे ही 2 पॉइंट्स अपन और लेते हैं, दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, डायरेक्शंस की अगर बात करूं आप लोगों से, डायरेक्शंस कौन कौन से हो गए मेरे पास, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, दूसरे डायरेक्शन कौन से हो जाएंगे मेरे पास, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई नॉर्थ एंड साउथ आपको डिफाइन करना पड़े, तो आप किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे वो अपन लोग यहाँ पर देख लेते हैं। किस तरीके से मैं नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट को डिफाइन करूंगा, वैसे अपन लोगों को पता है कि ये क्या होगा, लेकिन डेफिनेशन पूछी जाए तो आई कैन से इट इज इंटरसेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर मेरिडियन with horizon with horizon। ठीक है, horizon equator are north and south points। जहां पर मेरा हॉरिजन इक्वेटर जो है वो मेरा ऑब्जर्वर मेरिडियन से इंटरसेक्ट हो रहा है, और जो मुझे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं वो मेरे नॉर्थ एंड साउथ कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट किसके इंटरसेक्शन से बनते हैं, तो मैं कहूंगा वहां पर कि वो ऑब्जर्वर मेरिडियन और हॉरिजन इक्वेटर जो है उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो किसका होता है, नॉर्थ एंड साउथ का होता है। बात करी जाए कि ईस्ट और वेस्ट किसके होते हैं, ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि ये मेरे इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम वर्टिकल, जो मैंने ग्रेट सर्कल आप लोगों को बताया जो कि परपेंडिकुलर होता है ऑब्जर्वर मेरिडियन के, तो इसी वजह से आप लोगों को पता है नॉर्थ एंड साउथ जिस डायरेक्शन में होंगे उसके परपेंडिकुलर आप लोगों के ईस्ट और वेस्ट होते हैं। तो अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर मेरिडियन कंसीडर कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या करूंगा, प्राइम वर्टिकल को कंसीडर करूंगा। तो इट इज इंटरसेक्शन ऑफ, आई कैन से प्राइम वर्टिकल, ठीक है, विद इक्वेटर। इक्वेटर ले लें या हॉरिजन कह दें, उसको हॉरिजन इक्वेटर कह दें, एक ही बात है। ठीक है, तो ये मुझे डायरेक्शंस जो मुझे यहाँ पर मिलते हैं मैंने उसकी बात करी। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास टर्मिनोलॉजी आती है वो होती है आपके पास इक्लिप्ट। ठीक है, आपके पास है इक्लिप्ट। ये क्या है अपने पास, इट इज द रिलेटिव पाथ ऑफ सन प्रोजेक्टेड ऑन celestial sphere, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ के रिस्पेक्ट में जिस तरीके से आप लोगों का सन जो मेरे सेलेस्टियल स्फीयर में कैन से कि घूम रहा है, ठीक है, जो उसने पाथ लिया है वो मेरा इक्लिप्टिक कहलाता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ पोजीशन, अर्थ की पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो मेरा सन मेरे सेलेस्टियल स्फीयर में घूम रहा है वो मेरा इक्लिप्टिक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैं कह दूं कि आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना होता है वो आप लोगों के पास आएगा क्या, टॉपिक होगा आपके पास मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। क्योंकि इक्लिप्टिक आप लोगों ने जाना, अब मैं देखूंगा कि मेरी जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, मेरे अर्थ की वो किस तरीके से आप लोगों की हो रही है और कैसे वो मेरे अलग अलग, मैं कह दूं कि उसको होने से मेरे को क्या मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों को समर सोलिस्टिक मिल रहा है या विंटर आप लोगों को मिल रहा है सोलिस्टिक,
कब कौन सी डेट पर मिल रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों के मूवमेंट पे ही डिपेंड करती हैं। इस चीज को अपन जानते भी, तो अपन उस चीज को अब डिस्कस करेंगे कैसे अपन इसको देखेंगे। ठीक है, वो अपन लोगों को देखना है। तो देखते हैं अपन कि ये कैसे मूवमेंट हो रहा है अपना। तो जो मूवमेंट ऑफ अपन कह दें अर्थ अराउंड सन अपन लोग जो देखेंगे, उसको अपन लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं कि कैसे अपन उसको देखेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड सन की मैं आप लोगों से बात करूं। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर, दो तरीके से आप लोगों के होते हैं। एक तो अर्थ का मैं कह सकता हूं, फर्स्ट वन इज अर्थ रोटेशन। अर्थ रोटेशन, अर्थ रोटेशन क्या हो रहा है, मैं कह दूं कि जो मेरा 24 आवर्स में जो डेली रोटेशन मेरा अर्थ का हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो अर्थ मेरी अपने ही एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, रिवॉल्व या फिर मैं कह दूं रोटेट कर रही है, दिस इज अर्थ रोटेशन। दूसरी चीज जो आप लोगों के पास निकल कर आती है, वो है आप लोगों का आई कैन से ईयरली रिवॉल्यूशन, दैट इज ईयरली रिवॉल्यूशन। ईयरली रेवोल्यूशन आप लोग कह सकते हैं कि रोटेशन के साथ साथ ये कब हो रहा है, ईयरली हो रहा है। ये चीज क्या हो रहा है यहाँ पर, मेरी जो अर्थ है, ये कह दूं कि मेरा सन है आप लोगों का, इसके चारों ओर क्या हो रही है, वो रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, इन अ 1 ईयर, तो दिस इज आर रिवॉल्यूशन। तो ये चीज मेरे को समझ में आ रही है कि जो अर्थ का रोटेशन है वो दो तरीके से हो रहा है, एक रोटेशन हो रहा है, दूसरा मैं कह सकता हूं वहां पर मेरा रिवॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, देखें कि जब इसका ये रिवॉल्व कर रही है तो अपन को देखने को क्या मिलता है कि यदि ये मेरा सन था, इसको सन कंसीडर कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो अर्थ जो है वो मेरी इसके चारों ओर मूव कर रही है। ठीक है, इसके चारों ओर आप लोगों की अर्थ जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, तो एक पोजीशन मेरी अर्थ की यहाँ होगी, एक मैं मान के चलता हूँ यहाँ है, एक पोजीशन इसकी यहाँ पर है, और एक पोजीशन इसकी यहाँ। दिस इज माई अर्थ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो एन अर्थ, दिस इज अर्थ एंड दिस इज अर्थ। ये कह दूं कि डेट वाइज अपन लोग जैसे देखते हैं यहाँ पर, तो दिस पोजीशन इज ऑन 22nd ऑफ दिसंबर, दिस इज ऑन 21st ऑफ मार्च आई कैन से। ठीक है, दिस इज 22nd ऑफ जून एंड दिस इज ऑन 23rd ऑफ सितंबर। अब ये डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जब पोजीशन है आप लोगों की अर्थ की, तो आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, वो चीज अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से 21 मार्च की, तो इसको जब आप लोगों की अर्थ आती है, इस पोजीशन को कहा गया है वर्नल इक्विनॉक्स। क्या कहा गया है, वर्नल इक्विनॉक्स इसको दिया कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, आपकी जो पोजीशन है, ये जो 22 जो दिसंबर है, इसको कहा जाता है विंटर सोलेस्टिस। ठीक है, और 22 जून को क्या हो जाएगा, समर, समर सोल्स्टिस। ठीक है, तो ये विंटर, ये समर। अगर ये यहाँ पर ऐसा है, तो मैं कह दूं कि 22 दिसंबर को जो मेरी नाइट होगी, नाइट इज लॉन्गर, यानी सबसे लॉन्गेस्ट नाइट जो मुझे मिलेगी वो 22 दिसंबर को मिलेगी। और आई कैन से कि 22 जून को जो मिलेगा वो सबसे बड़ा दिन मिलेगा, दैट इज डे इज लॉन्गर। बात करें 23rd ऑफ सितंबर की, इसको कहा जाता है आप लोगों का ऑटोमल। ठीक है, दिस इज ऑटोमल इक्विनॉक्स, वो वर्नल था, दिस इज ऑटोनॉमल। ठीक है, इसको अपन एक और नाम से जानते हैं, दैट इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा, जो अपन लोग एस्ट्रोलॉजी में जिन वर्ड्स को यूज करते हैं
उसके मैं कह दूं उसके टाइप से अपन इस चीज को यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सारी जो रोटेशन पर ये जो मूव कर रहा है कि मेरी नाइट कब लॉन्गर होगी, कब मेरी नाइट सबसे मैं कह दूं कि कम मेरी नाइट होगी, डे कब आप लोगों का सबसे बड़ा होगा, ये सारी चीज वो यहाँ पर डिस्कस करी है। वर्नियल इक्विनॉक्स आएगा तो मैं कह सकता हूँ जो मेरे डे और नाइट हैं वो इक्वल रहते हैं उस दिन, डे एंड नाइट आर इक्वल। तो ये सारी चीजें जो हैं वो अपन लोगों को यहाँ पर पढ़नी होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा किस तरीके से यहाँ पर अपन लोग इसको समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज आप लोगों को यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में जो है वो आप लोगों के क्या आएंगे, मैं कह सकता हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स अपन लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं उनकी बात करें अपन, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, इसको मेरी नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं अपने, जैसे कि हॉरिजन सिस्टम की अपन लोग बात करेंगे कि हॉरिजन सिस्टम क्या होता है। कुछ डायग्राम की मदद से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा आज के जो डेफिनेशंस थी, ताकि वो आप लोगों को काफी ज्यादा क्लियर हो जाए। हॉरिजन सिस्टम वो सिस्टम कहलाता है जो अपन एल्टीट्यूड और आपका एजिमुथ में डील करते हैं, एल्टीट्यूड एंड एजिमुथ। ठीक है, इसको एल्टीट्यूड एंड एजिमुथ सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट जो उसमें लेके चलते हैं वो अपन लोग जेनिथ, हॉरिजन, ऑब्जर्वर मेरिडियंस लेके चलते हैं। जो एंगल आप लोगों के बन रहे होते हैं उन एंगल्स को अपन लोग लेके चलते हैं। एल्टीट्यूड्स अपन लोग देखते हैं कि अपना कौन सा एंगल अपना बन रहा है। उन सारी चीजों की जो अपन बात करेंगे वो मेरी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थोड़े बहुत डायग्राम्स के साथ अपन लोग यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों के साथ। तो आई होप आप लोगों को जो आज की जो क्लास है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी की, वो आप लोगों को डेफिनेशंस बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। उन डेफिनेशंस को आप लोग ढंग से याद रखें। मूवमेंट ऑफ अर्थ के जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए उनको आप याद रखें। उन डेफिनेशन से और इनसे ज्यादा आप लोगों को मैं कह दूं कि नहीं देखने को मिलेगा कहीं भी। ठीक है, जो क्वेश्चंस अपने बनते हैं वो इसी से बनेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो अपन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए एक जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों का RIB बैच, दैट इज रैंक इम्प्रूवमेंट बैच आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अनअकैडमी प्लस पर जो 15 से स्टार्ट होने वाला है, और जो आप लोगों का प्लस पर मैं कह दूं गेट और ESE के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लें। यहाँ पर आप लोगों को डाउट सेशंस आप लोगों के मिल रहे हैं। ठीक है, लाइव टेस्ट आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, लाइव टेस्ट मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही हैं आप लोगों को। बहुत सारे फैकल्टीज, जरूरी नहीं है कि आप एक ही फैकल्टी से, बहुत सारे फैकल्टीज से आप लोग ये क्लासेस को ले सकते हैं, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने पहले से तैयारी कर रखी है उनको रैंक इम्प्रूवमेंट जो बैचेस हैं जो 15 से आ रहे हैं, आप लोग उसमें एनरोल हो सकते हैं। एनरोल होने के लिए सिर्फ आप लोगों को अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, वहां पर आप लोग अगर मेरा कोड यूज करते हैं तो आप लोगों को 10% ऑफ वहां पर मिलेगा। ठीक है, मेरा जो कोड है दैट इज नितेश 10, NITESH10 मेरा कोड है। आप लोग इस कोड को वहां पर अप्लाई करेंगे, 10% आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोगों को सर्वेइंग में या फिर जो सब्जेक्ट्स आप लोग मेरे साथ डिस्कस मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ, उसमें कभी भी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है दैट इज सिविल बाय नितेश, और हमारी टीम का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आई होप आप लोग जुड़े हुए होंगे। ठीक है, और उसमें आप लोगों को PDFs वगैरह भी हम लोग शेयर करते रहते हैं अप टू डेट। आपको कई सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। चैनल जो है हमारा दैट इज अनअकैडमी गेट ESE CE हम लोगों का चैनल है जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, अपडेट्स के लिए मेरा चैनल है सिविल बाय नितेश, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ सर्च में डालना है सिविल बाय नितेश, तो आप लोगों को वहां पर आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो फेसबुक ग्रुप पे हमसे जुड़ें जल्दी से जल्दी। जो हमारा फेसबुक ग्रुप है दैट इज catrix.max, यहाँ पर भी काफी सारे बच्चे जो आप लोगों की तरह तैयारी कर रहे हैं वो जुड़े हुए हैं। बहुत एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है टू शेयर रिसोर्सेज एंड योर क्लियरिंग योर डाउट्स, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन करें। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।